नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JMK क्लासेस पर। बहुत लंबी छुट्टियों के बाद आज फिर हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर जो मैथ है, आप सभी जानते हैं। और उसके अंदर एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा है, अभी थोड़ी देर पहले उसका मैसेज आया कि सर ये क्वेश्चन है, हो सकता है अर्धवार्षिक परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, तो एक बार आप रिवीजन उसका करवा दें ताकि हमें परीक्षा के अंदर कुछ फायदा हो जाए। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार है, आप सभी ने पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि एक दर्पण है। क्या है? एक दर्पण है इस प्रकार से, जिसका नाम दिया गया है PQ। ओके, इसकी जो बाहरी सतह है वो इस साइड में है और इस दर्पण के समांतर एक दूसरा दर्पण और इस प्रकार से लगाया गया है जिसका नाम दे रखा है RS। ओके, इसकी जो बाहरी सतह है वो इस प्रकार दे रखी है। अब क्या कहता है क्वेश्चन? ये कहता है कि एक किरण है, प्रकाश की किरण, वो इस प्रकार इस दर्पण से टकराती है PQ से, जिसको नाम दे रखा है AB। ओके, और जब ये यहां से टकराती है ना, तो टकराने के बाद वापस फिर जाती है दूसरे दर्पण की तरफ और यहां टकराती है C बिंदु पर, और यहां से फिर टकराने के बाद सीधी ऐसे CD निकल जाती है। तो मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूं। इस प्रकार ये किरण है वो चलती है, ठीक है ना। तो अभी आपसे क्वेश्चन में एक बात पूछी गई है, आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है आपको? ये करना है कि जो ये AB, आपको देखिए ना, AB जो किरण की जो AB किरण है वो समांतर है किसके? CD के। ये बात आपको सिद्ध करके बतानी है, ठीक है। ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान से हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये लिखना होगा कि दिया क्या हुआ है इसके अंदर। सबसे पहले वो लिख लो कि दिया है, क्या क्या दे रखा है। आपको एक बात दे रखी है कि PQ जो दर्पण है या रेखा है वो समांतर है किसके? RS के समांतर। ये बात आपको दी हुई है, बस इसी के बेस के ऊपर अपनी जो सारी बातें हैं वो बन जाएगी। अब क्या है, जब आपको PQ RS के समांतर दे रखा है, जब कोई दो रेखाएं, दो किरणें, दो दर्पण एक दूसरे के समांतर हो, अगर आप उनके ऊपर कोई लंब खींचेंगे ना, लंब खींचेंगे तो वो लंब भी एक दूसरे के समांतर होंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलो ठीक है, हम करते हैं इसकी रचना। क्या करते हैं? रचना। रचना में हम ये लिखते हैं कि हमने ये D यहाँ तक आ चुका है, तो हम इसको E मान लेते हैं कि BE एक लंब खींच लिया हमने, ठीक है। ये हमने BE एक लंब खींचा किस पर? PQ पर। उसके बाद पहली बात तो ये आपको आगे आप लिख लेना कि BE लंब खींचा PQ पर, चाहे हिंदी में लिख सकते हैं या इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हैं। उसके बाद आपने एक लंब और खींचा CF। क्या लंब खींचा? CF लंब खींचा कि CF लंब खींचा किस पर? RS पर। किस पर खींचा? RS पर। ये रचना में आपने दो बातें लिख ली है। अब देखो ध्यान से, हमें ध्यान ये रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ ये करना है कि ABCD के समांतर है। ये समांतर कब सिद्ध हो सकता है? इसकी एक ही कंडीशन बनती है कि अगर ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है ना ABC, ये किसके बराबर हो जाए? ये इस वाले कोण के बराबर हो जाए। देखो कौन से? कि BCD के। अगर ये ABC कोण BCD कोण के बराबर हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये रेखा इसके समांतर है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों रेखाएं हैं इनके बीच में एक तिर्यक रेखा है BC, और जब तिर्यक रेखा है तो ये इसके एकांतर कोण है। और जब कभी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और उसके एकांतर कोण बराबर हो तो वो दोनों रेखाएं हमेशा समांतर होती है। ये आप अच्छे से जानते हैं। चलो ठीक है, अब हम इसका हल लिखना शुरू करते हैं। हल लिखते हैं। हल में सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि PQ RS के समांतर है, तो हमने लिखा कि PQ समांतर है RS के, ठीक है। इसके सामने आप लिख लें कि दिया है। क्या है? दिया है। ये हमें दिया हुआ है। अब हमने क्या खींचा? हमने रचना से जो लिया उसमें से पहला हम पॉइंट लेते हैं कि हमने ये लिया कि BE लंब है किस पर? PQ पर। BE लंब है PQ पर, इसके सामने हमने कर दिया कि रचना से है ये, ठीक है। और जब BE लंब है PQ पर तो
ये जो कोण होगा, ये वाला कोण, ये इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, अब क्यों होगा, देख लो कि बीई जब लंब पी क्यू पर खींचा तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। क्यों होगा, कारण इसके सामने मैं बिल्कुल स्मॉल रूप में लिखता हूं, आपको बड़े रूप में इसको लिखना है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम पड़ेगा, इसलिए देखो ये होगा कि आपतित किरण जितने डिग्री का कोण बनाती है, जितने डिग्री का कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी उतने ही डिग्री का कोण बनाती है। कहने का मतलब ये 1 नंबर जो कोण है वो तो आपतन कोण है और 2 नंबर कोण है वो परावर्तन कोण है। जब कोई किरण किसी भी समतल सतह से टकराती है तो जितने डिग्री का कोण वो आते वक्त बनाती है, जब वो टकराने के बाद वापस गुजरती है ना, तो उतने ही डिग्री का कोण वो हमेशा साथ लेके चलती है। तो देखो अब हमारे पास जो अभिलंब लंब है बीई, इसके साथ आपतित किरण जो AB है वो जितने डिग्री का कोण बनाएगी, परावर्तित किरण BC है वो भी उतने ही डिग्री का कोण बनाएगी। कहने का मतलब अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 होगा, ये अगर 100 डिग्री होगा तो ये 100 होगा, ये अगर 10 डिग्री होगा तो ये 10 डिग्री होगा। तब हम ये कहते हैं कि जब बीई लंब हमने PQ पर खींचा तो कोण 1 बराबर होगा किसके, कोण 2 के। एक बात तो ये होगी। उसके बाद इसी प्रकार हमने लिख दिया कि CF लंब है किस पर, RS पर, तो हमने लिखा कि CF लंब है RS पर। इसके सामने भी आप दिखा देना कि ये रचना सी है। ठीक है, उसके बाद देखो जब ये CF लंब है RS पर, कहने का मतलब कोण 3 बराबर होगा किसके, कोण 4 के। नंबर आप चाहे तो इसको 5 से कह सकते हैं, 7 8 जो भी आपके मन में है वो कर सकते हो। मैंने लगातार जो कर लिया कि 1 2 3 4। कहने का मतलब कोण 3 जो है ना वो बराबर होगा किसके, कोण 4। कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। क्यों होगा, चुंबकी लगा के यही लिखना है कि आपतित किरण जितनी डिग्री का कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी उतनी ही डिग्री का कोण बनाती है। तो कोण 3 कोण 4 के बराबर हो गया। अब पुनः लिख लो आप वापस दोबारा से कि पुनः दोबारा हमने क्या किया कि हमने ये लिखा कि PQ समांतर है RS के, ये हमें दिया हुआ है, और BE लंब है किस पर, PQ पर, और ये रचना से हो जाएगा, और CF लंब है किस पर, RS पर, ये भी रचना से हो जाएगा। अब ध्यान से आप देखो कि अगर PQ और RS दोनों समांतर आपको दे रखे हैं, BE और CF आपने इनके ऊपर लंब खींचे हैं, तो जो दोनों जो लंब रेखाएं है ना BE और CF, ये दोनों भी आपस में समांतर होगी। इसीलिए क्या होगा कि BE समांतर होगी किसके, CF। क्यों, क्योंकि PQ RS के समांतर है और ये दोनों लंब रेखाएं हैं। लंब रेखा का मतलब ये होता है कि वो इन, जैसे ये BE रेखा है PQ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, और RS के ऊपर जो CF रेखा है ये इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो जब ये दोनों समांतर होंगी तो ये BE और CF जो है ये भी आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाने का मतलब बिल्कुल सीधी रेखाएं हैं। ठीक है, चलो देखो जब BE CF के समांतर है, क्या है, BE CF के समांतर है, तो क्या होगा, BC एक तिर्यक रेखा है, BE समांतर है CF के, और क्या है, चूंकि BC एक तिर्यक रेखा है, क्या है, तिर्यक रेखा है, और जब ये तिर्यक रेखा है तो कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर होगा। कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। किन के एकांतर कोण है ये BE और CF के एकांतर कोण है, कोण 2 और कोण 3। ये अभी तक हमने वो नहीं सिद्ध किया कि ABC जो ये पूरा कोण है वो BCD के मतलब बराबर है, ये नहीं सिद्ध किया हमने। ये सिद्ध किया है कि जो BE रेखा है और इधर ये CF रेखा है, इनके बीच में एक BC रेखा है, तो ये जब दोनों समांतर है तो कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा BC काटती है, तो ये दोनों एकांतर कोण बनेंगे, और एकांतर कोण होंगे तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण 2 किसके बराबर हो गया,
कोण 3 के बराबर हो गया। अब क्या करना है, यहां आपने को दिमाग से थोड़ा सा सोचना, ये है क्या सोचना है, वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको कि आपको ये पता है कि आपको 1 और 2 दोनों लेने हैं और 3 और 4 दोनों लेने हैं। तो देखो अगर हम 2 और 3 तो बराबर है, अगर 1 और 2 आपस में बराबर है और 3 और 4 आपस में बराबर है, तो अगर हम 2 का दुगुना कर ले, 3 का दुगुना कर ले, तो ये कह सकते हैं कि कोण 1 भी इसके साथ ले सकते हैं, कोण 4 भी इसके साथ ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 के बराबर है तो कोण 1 है, जो ऊपर हमने बताया है कि कोण 2 के बराबर क्या है, कोण 1 है। इसी प्रकार कोण 3 के बराबर क्या है, कोण 4 है। तो देखो हम यहां लिखेंगे कि यूक्लिड के अनुसार इसके सामने आप बता दो कि बराबरों को बराबरों में जोड़ने पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा, जो पूर्ण होगा वो भी बराबर होगा। ठीक है, ये आपको आपने 5वीं प्रश्नावली यूक्लिड के ज्यामिति के जो प्रयोग है उसमें देखा है कि यूक्लिड ये कहता है कि बराबरों को बराबरों में जोड़ दिया जाए तो बनने वाला पूर्ण बराबर होता है, या फिर बराबरों को बराबरों में से घटा दिया जाए तो भी जो शेष फल बचता है वो हमेशा बराबर होता है। तो हमने किया कि यूक्लिड के अनुसार बराबरों को बराबरों में जोड़ने पर बनने वाला प्रोडक्ट है वो बराबर होगा। तो क्या किया हमने, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, तो हमने इसको भी 2 से गुणा किया, इसको भी 2 से गुणा किया, तो ये हो गया 2 मतलब कोण 2 का दुगुना बराबर किसके होगा, कोण 3 के दुगुने के बराबर होगा। अब देखो जब हम चूंकि ये लिख ले कि कोण 2 का जो दुगुना है, कोण 2 के दुगुने का मतलब क्या है, पहले ये देखो। कोण 2 के दुगुने का मतलब ये है कि कोण 2 प्लस कोण 2, मतलब कोण 2 है उसको 2 बार जोड़ा गया है। कोण 2 जो है प्लस है क्या है, कोण 2 है, जो दुगुना है वो किसके बराबर होगा, कोण 2 का मान किसके बराबर है, पहले ये देखो। कोण 2 का मान आपको पता है कोण 1 के बराबर है, तो ये हमने बता दिया कि कोण 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 लिख सकते हैं, प्लस इधर कोण 2 हो गया। ये तो बात आ गई कि कोण 2 का जो दुगुना है वो किसके बराबर होगा, कोण 1 प्लस कोण 2, मतलब दोनों के जोड़ के बराबर होगा। इसी प्रकार हमारे पास है कोण 3 का दुगुना, तो देखो कोण 3 का जो दुगुना है इसका मतलब क्या है, पहले वो देखो। इसका मतलब है कि कोण 3 प्लस कोण 3 है हमारे पास, तो ये हमने लिखा कि कोण 3 प्लस कोण 3। अब देखो कोण 3 का जो दुगुना है, अब ध्यान से ये देखो कि कोण 3 जो है वो किसके बराबर है, कोण 3 जो है ना वो हमारे पास कोण 4 के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण 3 प्लस कोण 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 4 लिख सकते हैं। कहने का मतलब कोण 3 का जो दुगुना है वो किसके बराबर होगा, कोण 3 प्लस कोण 4 के योग के बराबर होगा। इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसलिए हमारे पास आएगा कि कोण 2 का जो दुगुना है उसकी जगह हम ये रख सकते हैं, और कोण जो 3 का दुगुना है उसकी जगह हम ये रख सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास हो जाएगा कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा कोण 3 प्लस कोण 4 होगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, जब आप यहां मान रखते हो कि कोण 2 का दुगुना किसके बराबर है, कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर है, तो इसके सामने चाहे तो ये बता सकते हैं कि चूंकि क्या है, कोण 2 की जगह हमने 1 लिखा है ना, तो ये बताएंगे कि कोण 2 जो है वो किसके बराबर है, कोण 1 के बराबर है। ये हमें ज्ञात है। उसी प्रकार यहां आप ये बता सकते हैं कि चूंकि कोण जो 3 की जगह 4 रखा है, तो कोण 3 जो है वो किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर है। ये भी हमें ज्ञात है, तब हमने इनकी जगह पर ये लिखा है। अब देखो फिर वापस बताओ कि चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर, देखो ध्यान से, कोण 1 और कोण 2 दोनों को मिलाकर एक साथ क्या बोलते हैं, कोण ABC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण ABC बोलते हैं। और इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार हमारे पास है कि कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4 इनको क्या बोलते हैं, देखो कोण 3 प्लस कोण 4 इन दोनों को मिलाकर एक साथ क्या बोलते हैं, कोण BCD बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण
बी सी डी बोलते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो कोण 1 प्लस कोण 2 इसके बराबर है, कोण 3 प्लस कोण 4 इसके बराबर। कहने का मतलब कोण ए बी सी हम यहां रख सकते हैं, कोण बी सी डी है वो हम यहां रख सकते हैं, तो रख दो। इसीलिए हो जाएगा कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा किसके, कोण बी सी डी के। अब जब ये वाला कोण ए बी सी पूरा कोण किसके बराबर हो गया, कोण बी सी डी इसके बराबर हो गया, तो यहां आप बता सकते हैं कि चूंकि कोण ए बी सी व कोण बी सी डी जो कि दोनों बराबर हैं, वो क्या है, एकांतर कोण है किसके, मतलब रेखाओं ए बी और सी डी के। ठीक है, कोण ए बी सी और कोण बी सी डी दोनों जो बराबर हैं वो क्या है, एकांतर कोण है किसके, ए बी और सी डी के। ये जब एकांतर कोण है तो इसीलिए क्या है, हमारी ए बी सी डी के समांतर होगी। इस प्रकार से आप इसको अंतिम में जो अतः वाली लाइन है वो चुटकी में लगा के आप लिख सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन जो कि बच्चे ने पूछा था कि सर ये क्वेश्चन है, एक बार आप बता दें। इस तरह से आप इसका आंसर है वो कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट करें और उसका जो जवाब है जल्द से जल्द आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी लंबी छुट्टियों के बाद हमें वापस से पढ़ने का मौका मिला है, तो इस समय का हम भरपूर फायदा उठाएंगे ताकि जो अर्धवार्षिक परीक्षा हमारी नजदीक आ रही है उसमें हमें अधिक से अधिक प्रश्नों पे फोकस रह सके हमारा, और अच्छे नंबर हमारे जो है पेपर के अंदर बन सके। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।